हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो ये आईआर का सेकेंड लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है और इसके साथ ही जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो आईआर का करंट अफेयर्स होगा वो पूरा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत और ग्लोबल साउथ, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसका थीम क्या था? तो सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ एंड एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसमें कितने देशों ने भागीदारी की? तो 123 देशों ने वर्चुअल रूप से भागीदारी की थी। इसका आयोजन वर्चुअली किया गया था। इस सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था। इससे पहले भी भारत ने पहले और दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। वो कब की थी? तो 2023 में, पहला जनवरी में, और जो दूसरा सम्मेलन हुआ था वो 2023 में ही नवंबर में हुआ था। और ये दोनों शिखर सम्मेलन भी वर्चुअली ही आयोजित किए गए थे। अब देखते हैं कि ग्लोबल साउथ है क्या। तो ग्लोबल साउथ शब्द सामान्यतः विकासशील, अल्प विकसित या अविकसित देशों को व्यक्त करता है। ये देश मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित हैं। इनमें अधिकतर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। ग्लोबल साउथ की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेंट रिपोर्ट 1980 में उल्लेखित की गई थी। इस रिपोर्ट में उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच उनकी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति, सकल घरेलू उत्पाद तथा जीवन स्तर के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था। तो ध्यान रखना है, ब्रेंट रिपोर्ट 1980। और ये जो ऊपर के देश हैं ये सब क्या है? ये ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो कलर है येलो में, ये रिच नॉर्थ को दर्शा रहा है, और ये जो थोड़ा वायलेट टाइप का है वो है पुअर साउथ को दर्शा रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। भारत ने विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के बढ़ते कर्ज की समस्या से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ हेतु ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है क्या। भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के लिए एक व्यापक और मानव केंद्रित ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव दिया है। यह 4 सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें क्या क्या है? विकास के लिए व्यापार, संधारणीय विकास के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण तथा परियोजना विशिष्ट रियायती वित्त एवं अनुदान। इस प्रस्ताव के आधार पर यह सुनिश्चित करना है कि विकास एवं बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण से विकासशील देशों पर ऋण का बोझ न बढ़े। इससे चीन के ऋण जाल में फंसने वाले देशों की चिंताओं का समाधान हो सके। विकास के विकल्प मार्ग की तलाश करना है। इसमें क्या है? ये आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशन एवं पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने में सहायता करेगा। तो ये देखिए एक चार्ट है जो दर्शा रहा है कि विकासशील देशों की क्या स्थिति है। तो एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट है, जिसको बाह्य सार्वजनिक ऋण कहते हैं। वो होता क्या है? तो जब ऋणदाता आधार बड़ा और विविध होता है तो उस स्थिति में बाह्य सार्वजनिक ऋण महंगा हो जाता है और उसका पुनर्गठन भी एक कठिन कार्य बन जाता है। ये 2022 के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो देखिए, विकासशील देश में 61% जो है ऋण वो निजी ऋणदाता के द्वारा मिला हुआ है। बहुपक्षीय ऋण का अनुपात कितना है? तो वो 26% है। और द्विपक्षीय ऋणदाता का परसेंटेज क्या है? तो 14% है। तो बस ये ध्यान रखना है कि विकासशील देशों में निजी ऋण की मात्रा सर्वाधिक है, उसके बाद बहुपक्षीय ऋण का, एंड देन द्विपक्षीय ऋण का। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ भी यही स्थिति कमोबेश दिखाई देती है
कि 44% जो है निजी ऋणदाता है, उसके बाद 34% जो है बहुपक्षीय ऋणदाता है और 23% जो है द्विपक्षीय ऋणदाता है। एशिया और ओशनिया में भी ऐसी ही स्थिति है। 61% जो है निजी ऋणदाता है, 23% बहुपक्षीय ऋणदाता है और द्विपक्षीय ऋणदाता की मात्रा कितनी है तो 15% है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में भी 73% क्या है निजी ऋणदाता है और 23% क्या है तो बहुपक्षीय ऋणदाता है। ठीक है, और 1% जो बच गया वो क्या है द्विपक्षीय ऋणदाता है। तो सब में जो है निजी ऋणदाता का योगदान सर्वाधिक दिखाई पड़ रहा है, तो ये ध्यान रखें। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का 10 वर्ष पूरा हो गया है। 10 years ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारतीय प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया और अधिक व्यापक रूप से प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को नई गति प्रदान करना था। तो अब देख लेते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत शीत युद्ध के बाद भारत ने अपने एक रणनीतिक साझेदार के रूप में यूएसएसआर को खो दिया था। इसीलिए 1990 के दशक की शुरुआत में आरंभ की गई क्या लुक ईस्ट पॉलिसी। इसका उद्देश्य था संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोगियों के साथ संबंध को स्थापित करना ताकि चीन को क्या किया जा सके प्रति संतुलित किया जा सके। ठीक है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी और आसियान में क्या संबंध है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत ने 1992 में आसियान समूह में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर क्षेत्रीय संवाद साझेदार के रूप में शामिल हुआ। तो सेक्टोरल डायलॉग पार्टनरशिप कब भारत ने साइन किया तो 1992 में। भारत 1995 में डायलॉग पार्टनर बना। 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर का साझेदार बना और 2012 में इसने आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की थी। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब लागू हुई तो यह 2014 में शुरू की गई। इस नीति की परिकल्पना मूलतः एक आर्थिक पहल के रूप में की गई थी जिसमें बाद में राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयाम जुड़ गए। तो ध्यान रखना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आया है तो 2014 में। लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू कब हुआ था तो 1990 के दशक में और आसियान समूह के साथ हमने संबंध कब स्थापित किया था तो 1992 में। भारत मध्य एवं पूर्वी यूरोप संबंध। तो भारत के प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की। प्रधानमंत्री यह यात्रा भारत की विदेश नीति में मध्य एवं पूर्वी यूरोप के महत्व को बढ़ाने की दिशा में रणनीतिक बदलाव को इंगित करता है। तो अब देखते हैं पहले कि मध्य और पूर्वी यूरोप कहते किसको हैं। तो देखिए मध्य और पूर्वी यूरोप देशों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार मध्य और पूर्वी यूरोप देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं तो ये देख लीजिए। यहाँ से थोड़ा इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, इधर है बेलारूस, यूक्रेन, देन इधर है रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ पर देखिए सर्बिया, कोसोवो, मैसिडोनिया, ग्रीस। फिर है इधर अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया शामिल है। ठीक है, और कुछ पार्ट जर्मनी का आता है। तो ये सब देश जो है मध्य एवं पूर्वी यूरोप के देश कहे जाते हैं। यहाँ पर है स्वीडन और इधर है इटली। तो इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। अगर हम पोलैंड की स्थिति को देखें तो देखिए पोलैंड किस किस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें तो लिथुआनिया है, यहाँ बेलारूस है, यहाँ यूक्रेन है। ठीक है, इधर से स्लोवाकिया है, यहाँ चेक रिपब्लिक है और यहाँ जर्मनी है। ठीक, तो ये पूछ सकते हैं
कि पोलैंड से कौन कौन सा देश शामिल है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भारत और पोलैंड के बीच अब तक का संबंध कैसा रहा है। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस बार की मीटिंग में यह भी निष्कर्ष निकला है कि सीमा पार से आने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा समझौता पर सहमति बनी है। भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। और जाम साहब ऑफ नवानगर क्यों शुरू किया जाएगा? देखिए, हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध 1942 के दौरान राजा जाम साहब विजय सिंह जी ने यूएसएसआर से विस्थापित शरणार्थी पोलिश बच्चों को आश्रय देने के लिए जामनगर में एक शिविर की स्थापना की थी। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। साथ ही इसके लिए कार्यान्वयन के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना 2024 से 2028 को लागू करने पर भी सहमत हुए हैं। आर्थिक सहयोगी के लिए संयुक्त आयोग की बैठक कम से कम हर 5 साल में 2 बार आयोजित होगी। भारत पोलैंड के बीच 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1957 में वॉर्सो में भारतीय दूतावास खोला गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत यूक्रेन संबंध। पोलैंड के बाद भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर गए और वहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। वर्ष 1952 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा थी। तो ये देख लीजिए, ये है यूक्रेन का मैप और यहाँ पर देखिए ये है यूक्रेन, उसकी राजधानी यहाँ है कीव और ये नदी देखिए डेनीपर रिवर यहाँ बहती है। और यूक्रेन किन किन देशों से जुड़ा हुआ है वो देख लीजिए, तो इधर रसिया है, उसके बाद इधर बेलारूस है, यहाँ पर पोलैंड है, यहाँ पर स्लोवाकिया है, इसके साथ ही हंगरी भी इससे जुड़ा हुआ है, ये रोमानिया है और ये माल्डोवा है। ठीक है, देखिए डेनीपर रिवर जो है ब्लैक सागर में आकर गिरती है। और यहाँ पर देखिए पहले यूक्रेन का भाग था क्रीमिया, जिस पर रसिया ने 2014 में अधिकार कर लिया था, वो है। और यहाँ पर देखिए सी ऑफ अजोव है। इस दौरे पर क्या क्या साझेदारी हुई है, समझौते हुए हैं, वो देख लेते हैं। दोनों देशों ने अपनी व्यापक साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करने पर सहमति व्यक्त की है। फिर भारत ने भीष्म क्यूब्स, भारत ने आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत यूक्रेन को भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हीथ एंड मैत्री भीष्म क्यूब प्रदान किया। भीष्म क्यूब है क्या? तो भीष्म क्यूब पोर्टेबल अस्पताल है जिन्हें आपातकालीन स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही भारत और यूक्रेन के बीच कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उत्पादन विनियमन, भारतीय मानवीय अनुदान सहायता और 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पर समझौता किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है, भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो अब देख लेते हैं कि IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है क्या, कब शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत 2022 में टोक्यो जापान में हुई थी। इसमें 14 सदस्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को
मजबूत करना है। आईपीईएफ के 4 स्तंभ है: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। भारत आईपीईएफ के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में शामिल हो गया है, जबकि स्तंभ 1 में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। मतलब कि जो स्तंभ 1 है व्यापार का, उसमें भारत कैसा सदस्य है, तो पर्यवेक्षक के रूप में है। जबकि स्तंभ 2 से 4 मतलब आपूर्ति श्रृंखला, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी में भारत इनका सहयोगी सदस्य है, इसमें शामिल है। नेक्स्ट जो न्यूज है सेंट मार्टिन आइलैंड से संबंधित है। ऐसा माना गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था। तो कई विशेषज्ञों ने माना कि इस कारण से भी बांग्लादेश में अस्थिरता उत्पन्न हुई। यह एक छोटे आकार का प्रवाल द्वीप है। जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो क्या है, प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड है। यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसे नारिकेन जिंजिरा यानी नारियल द्वीप या दारूचीनी द्वीप यानी कि दालचीनी द्वीप आदि के नाम से भी जाना जाता है। और यह द्वीप अमेरिका क्यों चाहता है, ताकि वह चीन की गतिविधियों पर नजर रख सके। यह द्वीप कभी टेकनाफ प्रायद्वीप का विस्तार था। बाद में इस प्रायद्वीप के एक हिस्से के जलमग्न होने के कारण यह द्वीप अलग हो गया। 1974 के समझौते के तहत म्यांमार ने इस द्वीप को बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है कुर्स्क क्षेत्र से। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई है, क्योंकि यूक्रेन ने यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया है इसके कुछ भाग में। इसकी सीमा यूक्रेन से लगती है, ठीक है, और इधर से होके नीपर और डॉन नदियां बहती है, ठीक है, और नीपर की सहायक नदी सीम और सेल भी इस क्षेत्र से बहती है। तो यहाँ देखिए ये है कुर्स्क क्षेत्र, ये रसिया है पूरा, इधर है कजाकिस्तान और यहाँ है मंगोलिया, और इधर क्या पड़ता है, यूरोप। तो ये है कुर्स्क, याद रखिएगा कि ये रसिया का भाग है। तो ये देखिए भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता, बेसिकली बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को क्या हुआ था, तख्ता पलट हो गया था। तो यहाँ भी अस्थिरता आ गई। ये हो सकता है कि मिलान करने के लिए आ जाए। तो देखिए म्यांमार में 2021 में हुए सैन्य तख्ता पलट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया, जिससे व्यापक विरोध और हिंसा भड़क उठी। तो म्यांमार में कब हुआ, 2021 में तख्ता पलट। अफगानिस्तान में क्या हुआ कि 2021 में तालिबान के कब्जे के कारण लोकतांत्रिक सरकार का पतन हो गया। तो तालिबान कब से शासन कर रहा है, तो 2021 से। श्रीलंका में क्या हुआ, तो 2022 में आर्थिक संकट ने राजनीतिक अस्थिरता और सार्वजनिक अशांति को जन्म दिया। तो 2022 में श्रीलंका में अस्थिरता हुई। मालदीव में क्या हुआ, तो मालदीव में राजनीतिक उथल पुथल 2012 में शुरू हुई थी, जो घोर सुधारवादियों ने बलपूर्वक देश के राष्ट्रपति को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। नेपाल, यहाँ पर क्या होता है, तो बार बार सरकारें बदलती है और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार में तख्ता पलट 2021 में हुआ है, अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार 2021 में आया है, श्रीलंका में अस्थिरता बनी, आर्थिक संकट 2022 में, मालदीव में तख्ता पलट कब हुआ था, राजनीतिक उथल पुथल, तो 2012 में, और बांग्लादेश में 2024 में। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून से। तो 12 अगस्त 2024 को 1949 के जनेवा कन्वेंशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। जनेवा कन्वेंशन में ही अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून की आधारशिला रखी गई थी। यहाँ समझने का हम प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून से कैसे अलग है। तो जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ होता है IHL, केवल सशस्त्र संघर्ष में ही लागू होता है, जबकि
IHRL इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ जो होता है वो शांति काल और सशस्त्र विद्रोह दोनों स्थितियों में लागू होता है। IHL जो होता है सशस्त्र संघर्ष में शामिल सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है तथा राज्य और गैर राज्य पक्षकारों के बीच अधिकारियों एवं दायित्वों की समानता स्थापित करता है। ठीक, HRL यद्यपि स्पष्ट रूप से एक राज्य और उसके क्षेत्र में रहने वाले उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन रहने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। तो बेसिक ये चीज याद रखना है हमको कि IHL जो होता है वो केवल सशस्त्र संघर्ष के समय ही लागू होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, बाध्यकारी होता है सभी पक्षों के लिए, जबकि जो IHRL है वो शांति काल में भी लागू होता है और सशस्त्र संघर्ष में भी लागू होता है। तो ये मेन डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है SCO से संबंधित है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 24वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा पत्र अपनाया गया। इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक क्या था, बहुपक्षीय वार्ता को मजबूत करना, एक अस्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में प्रयास करना। तो यह SCO का पहला ऐसा बैठक होगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन के कुछ निष्कर्ष देख लीजिए। तो 2025 से 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने हेतु सहयोग कार्यक्रम। SCO के सदस्य देशों ने कजाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित न्यायपूर्ण शांति, सद्भाव और विकास के लिए विश्व एकता पहल का समर्थन किया। मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना। 2024 से 2029 के लिए SCO की मादक पदार्थों के खिलाफ रणनीति तय की गई है। बेलारूस SCO के 2वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया। पहले 9 सदस्य थे, अब बेलारूस शामिल होने से अब SCO की सदस्य संख्या कितनी हो गई है, तो 10 हो गई है। तो अब SCO के बारे में जान लीजिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग चीन में। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। उस समय चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान समय में 9 सदस्य थे। बेलारूस के शामिल होने से अब ये 10 हो गए हैं। तो 9 सदस्यों में चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान सहित बेलारूस भी शामिल है। इसकी संरचना कैसी है, तो राष्ट्र प्रमुखों का ये परिषद है, यह निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। शासनाध्यक्षों की परिषद दूसरी सर्वोच्च संस्था है। 2 अस्थायी निकाय हैं, बीजिंग चीन में सचिवालय है और ताशकंद उज्बेकिस्तान में क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना रैट्स है। तो रैट्स का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उज्बेकिस्तान में है, ताशकंद में। और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीजिंग में। प्रमुख लक्ष्य क्या है, सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना और सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करना, सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी को साझा करना। अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा आयोजित किया गया था। आतंकवाद से निपटना और शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्रों में सहयोग करना। ये देख लीजिए, भारत यूनाइटेड किंगडम संबंधों के बीच बढ़ती घनिष्ठता। भारत और यूनाइटेड किंगडम संबंधों को 2021 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया था। रक्षा क्षेत्र में देखें तो दोनों देशों ने 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच अजय वॉरियर, कोंकण, कोबरा वॉरियर आदि सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो एस्ट्राजेनिका सीरम इंस्टीट्यूट का कोविड-19 वैक्सीन सहयोग वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत यूनाइटेड किंगडम साझेदारी का एक उदाहरण है।
भारतीय प्रवासी की स्थिति को देखें तो यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या में भारतीय प्रवासियों का हिस्सा केवल 1.8% है। इस छोटे से हिस्से के बावजूद भी भारतीय प्रवासी यूनाइटेड किंगडम के सकल घरेलू उत्पाद में 6% का योगदान देते हैं। यहाँ देखिए तो भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच में द्विपक्षीय व्यापार एक वर्ष में 34% तक बढ़ गया है। देखिए वित्त वर्ष 2021-22 में यह कितना था, 9.2 से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया, 36.3 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। तो 9.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 36.3 बिलियन हो गया है। व्यापार और निवेश में सहयोग, इस अवधि में भारत यूनाइटेड किंगडम का 12वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा, जिसका यूनाइटेड किंगडम के कुल व्यापार में 2.1% का योगदान था। यूनाइटेड किंगडम भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है, ये 2002 से 2023 के बीच। भारत यूनाइटेड किंगडम में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। नेक्स्ट दो न्यूज देखिए। यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका शीर्षक था पाथ टू पीस समिट। भारत ने इसको महत्व नहीं दिया क्योंकि इसमें रसिया शामिल नहीं हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि शांति स्थापित करने के लिए कहाँ सम्मेलन हुआ, तो स्विट्जरलैंड में। एक है क्वाड के जैसा ही स्क्वाड, ठीक है, ये मिनीलेटरल समूह है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने स्क्वाड के उद्भव को प्रेरित किया है। इसमें कौन कौन शामिल है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के बीच में मिनीलेटरल समूह है। मिनीलेटरल होते क्या है, तो मिनीलेटरल समूह एक प्रकार के अनौपचारिक और लक्षित समूह होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कैसा समूह है, तो अनौपचारिक है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है ग्रुप ऑफ सेवन से। भारत ने इटली के अपुलिया में आयोजित 50वें ग्रुप ऑफ सेवन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित विषयों पर G7 आउटरीच सत्र में भी भाग लिया। अब देख लेते हैं G7 के बारे में। तो ग्रुप ऑफ सेवन का नेचर कैसा है, तो यह दुनिया के सबसे विकसित लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। इसकी बैठक प्रति वर्ष होती है और इस बैठक के सदस्य देश वैश्विक आर्थिक नीतियों के समन्वय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष आदि के समाधान पर चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उस समय फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य 1973 के तेल संकट के कारण उत्पन्न आर्थिक मुद्दों का समाधान करना था। इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, तो G7 में अस्थायी संरचना का अभाव है। इसकी अध्यक्षता बारी बारी से सदस्य देशों द्वारा की जाती है तथा अध्यक्षता करने वाले देश ही इसका सालाना एजेंडा तय करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के विवरण से युक्त एक विज्ञप्ति के साथ समाप्त होता है। इसमें वर्तमान में कौन से सदस्य देश हैं, तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए है। 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने से इसका नाम G8 हो गया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। तो फिर से वर्तमान में यह G7 कहा जाने लगा है। यद्यपि यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, परंतु इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन में यह भाग लेता है। G7 देश के प्रमुख आंकड़े देख लीजिए कुछ, तो ये G7 देश 40% हिस्सेदारी किसमें रखते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में। वैश्विक आबादी का 1/10वां हिस्सा G7 देशों में निवास करता है।
G7 देश वैश्विक विद्युत उत्पादन में 36% का योगदान देते हैं। G7 देश कुल वैश्विक ऊर्जा की 30% की पूर्ति करते हैं। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में G7 देश की हिस्सेदारी 25% है। G7 देश की कुछ उपलब्धियां भी देख लीजिए। तो 2002 में इस समूह ने मलेरिया और एड्स की रोकथाम के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित किया था। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड साझेदारी शुरू की गई थी। तो ये ध्यान रखना है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड 2021 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 2040 तक वैश्विक अवसंरचना के वित्त पोषण में $15 ट्रिलियन की कमी को पूरा करना है। 2022 में G7 ने वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है भारत फ्रांस संबंध से। तो प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ही फ्रांस के राष्ट्रपति से अलग से मिले थे। दोनों देशों ने आपसी बैठक में होराइजन 2047 रोड मैप और हिंद प्रशांत रोड मैप पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ध्यान रखिएगा, होराइजन 2047 किससे संबंधित है? तो भारत फ्रांस संबंध से संबंधित है। तो यहाँ देख लीजिए फ्रांस किस किस देश से संबंधित है। तो देखिए फ्रांस यहाँ है, इसकी राजधानी यहाँ पेरिस हो गई। उसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ बेल्जियम है, यहाँ लग्जमबर्ग है, यहाँ स्विट्जरलैंड है, इधर देखिए कोर्सिका है। ठीक है, ये इटली का ही भाग है। यहाँ पर एंडोरा है और स्पेन है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में एंडोरा भी है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस साइड में देखिए ऊपर में नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड इससे संबंधित नहीं है और जर्मनी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये अटलांटिक महासागर के तट पे अवस्थित है और पेरिस जो है सीन रिवर पर अवस्थित है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इंडस एक्स, इंडिया और यूएस। तो इंडस एक्स का पहला 1 वर्ष पूरा हो गया है। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम को जून 2023 में इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET के तहत शुरू किया गया था। अब इंडस एक्स है क्या? तो इंडस एक्स पहल अमेरिका और भारतीय रक्षा कंपनियों, इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, निवेशकों तथा विश्वविद्यालय के बीच में साझेदारी को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोलंबो प्रोसेस। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार भारत ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। यह एक परामर्श फोरम है। यह प्रोसेस विदेशों में रोजगार और संविदा श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए मंच प्रदान करता है। एशिया के 12 देश इसके सदस्य हैं। इसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। भारत इस प्रोसेस का संस्थापक सदस्य रहा है। थीमेटिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कौशल और योग्यता शामिल है। रोजगार में भर्ती के लिए नैतिक अभ्यासों को बढ़ावा देना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन कोलंबो प्रोसेस को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। अब कुछ बंदरगाहों की चर्चा करते हैं। भारत ने चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए ईरान के साथ 10 वर्षीय समझौता किया है। तो चाबहार पोर्ट कौन विकसित कर रहा है? उसका एक पार्ट शाहिद बेहिश्ती पोर्ट को भारत विकसित कर रहा है। अब देख लेते हैं उसकी स्थिति। तो ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान के तट पर चाबहार पोर्ट स्थित है और इसके बगल में यहाँ देखिए ग्वादर पोर्ट स्थित है जो पाकिस्तान में है। इसे चाइना विकसित कर रहा है और चाबहार पोर्ट से ही रहा है। पहले रेलवे मार्ग का विकास है, फिर उसके बाद रोड का। तो इसमें है
जेहनदान, उसके बाद है जेरांज, और जेरांज से होकर ही डेलाराम तक अफगानिस्तान में सड़क मार्ग का विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बंदरगाह में ही देख लीजिए, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना। इसको शुरू कब किया गया था? तो 2008 में भारत सरकार ने म्यांमार सरकार के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता किया था। इसका उद्देश्य क्या है कि म्यांमार से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में परिवहन का एक मल्टी मॉडल साधन विकसित करना था। यह भारत के पूर्वी बंदरगाहों, उदाहरण के लिए विजाग और कोलकाता को म्यांमार से जोड़ेगा। इसके अलावा यह परियोजना बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए म्यांमार के जरिए भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से तक आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य भूटान बांग्लादेश के बीच स्थित चिकेन नेक नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आवाजाही की निर्भरता को कम करना था। तो यहाँ देखिए, यहाँ से कलकत्ता पोर्ट से शुरू होकर यह 539 किलोमीटर सी रूट के माध्यम से हम सितवे पोर्ट पहुंचेंगे, और सितवे पोर्ट से ये आइजोल की दूरी तय करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये है कालादान रिवर। ठीक है, और सितवे पोर्ट से हम पलेतवा पहुंचेंगे, और फिर पलेतवा से कलेतवा पहुंचेंगे, और फिर जोरिन पुई यहाँ पे है, उसके बाद लवंगिलैया पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद हम आइजोल। तो इस तरीके से इसका विकास किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति कहाँ कहाँ है, किस किस पोर्ट पर, और चाइना की उपस्थिति कहाँ है। तो पहले म्यांमार में देख लीजिए, तो म्यांमार में सीतवे पोर्ट को भारत विकसित कर रहा है, जबकि क्यूफ्यू को कौन कर रहा है? तो चाइना विकसित कर रहा है। फिर ये बे ऑफ बंगाल से अगर हम इधर आए श्रीलंका की तरफ, तो हम्बन टोटा पोर्ट चाइना विकसित कर रहा है। ठीक है, और भारत की उपस्थिति कहाँ है? तो मिनिकॉय आइलैंड में है, ये तो पता ही है आपको। फिर अरेबियन सी में देखें तो आप यहाँ देखें, यहाँ ग्वादर पोर्ट को चाइना विकसित कर रहा है, जबकि चाबाहार पोर्ट को भारत विकसित कर रहा है। वहीं ओमान के तट पर है दुक्कम पोर्ट, यहाँ भी भारत को एक्सेस मिला हुआ है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अफ्रीका में जिबूती के तट पर पोर्ट ऑफ डोरालेह, ये जो है चाइना ने विकसित किया है। भारत की उपस्थिति अंगलेंगा आइलैंड पे है। ठीक है, तो ये कुछ पोर्ट और कहाँ कहाँ भारत और चाइना की उपस्थिति है वो ध्यान रखिएगा, हो सकता है मैच करने के लिए आ जाए। नेक्स्ट है डिजास्टर डिप्लोमेसी। भारत में आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI का 6वां संस्करण आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में वैश्विक संकट के समय दी जाने वाली प्रतिक्रिया या सहायता में भारत के बढ़ते योगदान पर जोर दिया गया है। अब देखते हैं कि CDRI है क्या और कब ये बना था। तो CDRI का फुल फॉर्म देख लीजिए, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इससे यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में शुरू की गई एक वैश्विक साझेदारी है, और यह 2019 में कहाँ पर सम्मेलन हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु और आपदा जोखिम के प्रति अवसंरचना प्रणाली के अनुकूलन को बढ़ावा देना, ताकि संधारणीय विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 31 देश शामिल है, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र के 2 संगठन इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। भारत तो इसका संस्थापक सदस्य ही है। अन्य प्रमुख तथ्य देख लीजिए, तो यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के साथ मिलकर काम करता है। यह वैश्विक बुनियादी ढांचों पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस कैप्चरिंग द रिजिलियंस
डिविडेंड नाम से हर 2 साल में रिपोर्ट जारी करता है। तो देखिए पश्चिमी एशिया क्षेत्र में टेंशन अभी बना हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं, और बेसिकली ईरान से कौन कौन सा देश जुड़ा है और इजराइल से कौन कौन सा देश जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान, ठीक है, और ये तो है इंडिया, ठीक है, और ये है अफगानिस्तान। यहाँ है देखिए ईरान। तो ईरान जो देश है वो अफगानिस्तान से भी जुड़ा है और पाकिस्तान से, तो ये इधर से हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए इराक, ईरान के बाद क्या है इराक, तो ये इराक से भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद इधर किर्गिस्तान से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये है कुवैत, तो कुवैत से भी ईरान जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अब आते हैं, पहले इधर देखते हैं, तो देखिए यहाँ है इजराइल मेडिटेरियन सी के पास, और मेडिटेरियन सी को टच भी करता है और लेबनान भी टच करता है और टर्की भी टच करता है और इजिप्ट भी टच करता है, और इधर से लीबिया भी और अन्य देश और भी हैं। लेकिन हमें देखना है कि देखिए जॉर्डन जो है वो मेडिटेरियन सी से टच नहीं करता है, लेकिन ये इजराइल देश से जुड़ा हुआ है। तो इजराइल देश से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो लेबनान जुड़ा हुआ है, सीरिया जुड़ा हुआ है, फिर देखिए यहाँ से इजिप्ट जुड़ा हुआ है और जॉर्डन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अन्य देश की बात करें अरेबियन सी में, तो देखिए अगर इधर से देखें तो इस वाले कोस्ट पे जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो देखिए ये है सऊदी अरब, उसके बाद ये है यमन, ठीक है, उसके बाद देखिए ये है ओमान, ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए तो ये है यूएई, उसके बाद यहाँ है ये कतर, उसके बाद यहाँ छोटा सा देश है बहरीन, उसके बाद ये क्या है तो कुवैत। तो ये है सऊदी अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, और इधर ये सूडान हो गया, ये अफ्रीका का पार्ट हो गया, ठीक है, और ये रेड सी हो गई। ऊपर में देखिए यहाँ कैस्पियन सी है और ये ब्लैक सी है, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑकस के बारे में। तो ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, और ये उन्नत क्षमताओं वाले परियोजना को जापान के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहे हैं। तो देखिए ऑकस की उत्पत्ति कब हुई है, तो 2021 में। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सदस्य देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना और औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना है। और ऑकस के 2 प्राथमिक पिलर्स हैं। तो जो 2 प्राथमिक पिलर्स हैं उसमें पिलर्स 1 में क्या है, इसमें पारंपरिक हथियारों से युक्त और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों का विकास शामिल है। तो बेसिकली क्या है कि जो यूएसए है और जो यूके है वो क्या चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संपन्न पनडुब्बी विकसित करने में मदद किया जाए। पिलर्स 2 में क्या है, इसमें उन्नत क्षमता का विकास करना है। इसके तहत सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसमें शामिल क्या है, तो इसमें साइबर क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी और समुद्र की गहराई में अन्वेषण से जुड़ी अतिरिक्त क्षमताओं का विकास करना है। तो इसी पिलर के अंतर्गत ये लोग जापान को उन्नत क्षमता विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आसियान फ्यूचर फोरम। तो भारत के विदेश मंत्री ने वियतनाम के हनोई में आयोजित प्रथम आसियान फ्यूचर फोरम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। तो बेसिकली आसियान फ्यूचर फोरम बना कब, तो 2023 में 43वां जो आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में हुआ था वहीं पर इसका निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि आसियान के विकास पथ को बढ़ावा और आकार देने में यह एक मंच के रूप में काम करता है।
नेक्स्ट कुछ ट्रीटी देख लेते हैं परमाणु अप्रसार संधि से। तो देखिए सीटीबीटी, ठीक है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, ये कब आया था? तो ये 1996 में आया था। यह पृथ्वी पर सभी परमाणु विस्फोट परीक्षण पर प्रतिबंध लगाता है। एनपीटी कब आया था? तो ये आया था 1968 में। और ये इन्फोर्स कब हुआ? तो 1970 में। यह संधि परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के माध्यम से परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करता है। भारत ना तो सीटीबीटी पर और ना ही एनपीटी पर हस्ताक्षर किया है। फिर आया परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005। यह कन्वेंशन परमाणु आतंकवाद के कृत्यों की योजना, धमकी या अंजाम देने को अपराध मानता है। भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। एक जो सम्मेलन है वो है एनएसएस, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में सभी सहभागियों ने सर्वसम्मति से अगले 4 वर्षों में सभी संवेदनशील परमाणु सामग्री को सुरक्षित करने के लक्ष्य को अपनाया है। भारत एनएसएस में भाग लेता है। एक है सीडी, निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1979 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में की गई थी। भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक नियमित और सक्रिय सदस्य देश है। परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय आईकैन, अर्थात आईकैन वस्तुतः एनजीओ है, ठीक है। आईकैन वस्तुतः गैर सरकारी संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो लगभग 100 देशों के संयुक्त राष्ट्र हथियार निषेध संधि के क्रियान्वयन हेतु प्रयासरत है। इस ऐतिहासिक वैश्विक समझौते को 2017 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो भारत ना तो आईकैन पर हस्ताक्षर किया है, ना तो सीटीबीटी पर और ना ही एनपीटी पर। आईकैन को इसके प्रयासों के लिए 2017 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी। परमाणु हथियार एक विस्फोटक उपकरण है। इसे परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन या दोनों प्रक्रियाओं के संयोजन के परिणाम स्वरूप विस्फोटक तरीके से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है। देखिए विखंडन से जो हथियार बनते हैं उसमें क्या होता है, विखंडन हथियारों को आमतौर पर परमाणु बम कहा जाता है। इसमें यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है प्राथमिक ईंधन के रूप में। यूरेनियम 235 विखंडित होता है कैसे? तो न्यूट्रॉन के अवशोषण से परमाणु का विखंडन होता है, जिससे विस्फोट के लिए ऊर्जा और न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। ऊर्जा उत्पादन 1 टन विस्फोटक टीएनटी से 500 किलो टन टीएनटी उत्पन्न होता है। ऊर्जा उत्पादन 1 टन विस्फोटक टीएनटी से 500 किलोटन टीएनटी तक ऊर्जा का उत्पादन इसमें होता है। अब संलयन प्रोसेस क्या है? तो संलयन हथियारों को थर्मोन्यूक्लियर बम या अधिकांशतः हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। तो जो हाइड्रोजन बम बनाते हैं वो नाभिकीय संलयन विधि से बनाते हैं, और परमाणु बम जो बनाते हैं वो नाभिकीय विखंडन विधि से बनाते हैं। हाइड्रोजन बम कैसे बनता है? तो विखंडन अभिक्रिया हाइड्रोजन के संलयन को आरंभ करती है। इससे संभावित रूप से अधिक विखंडन होता है तथा अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसमें जो है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इसका उपयोग संलयन प्रक्रिया के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम से मेगा टन तक टीएनटी निकलता है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है कि 1 टन से लेकर 500 किलो टन तक टीएनटी उत्सर्जित हो रहा है, जो परमाणु बम से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। टीएनटी क्या है? तो इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रो टैलुइन। यह एक हल्का पीला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो नाइट्रेशन प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित होता है। टीएनटी का उपयोग
विस्फोटक के रूप में तथा उद्योग और खनन में किया जाता है। इसका उपयोग तेल और गैस निष्कर्षण में भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आईआर को जनवरी से लेकर अगस्त तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में भी एक वीडियो है, उसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा। हमने करंट प्लस स्टैटिक दोनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।